एमडीएस में क्लिनिकल क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं आपका रैंक, इसलिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ओरल सर्जरी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 11 to 20। सिर्फ आंसर्स नहीं, लॉजिक भी समझोगे जो एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ओरल सर्जरी के सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में बना दिए हैं, उसको ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोग्रेसिव ट्रिस्मस, चिक स्वेलिंग, डिस्फेजिया आफ्टर लोअर मोलर एक्सट्रैक्शन, सीटी स्कैन शोज एयर इन टिश्यू प्लेन्स, डायग्नोसिस क्या होगा आपका? तो इसमें 2 पॉसिबल आंसर लगते हैं और स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। मेसेट्रिक एब्सेस वर्सेस सबक्यूटेनस एम्फाइसीमा, डिफरेंस समझो। मेसेट्रिक स्पेस एब्सेस की हॉलमार्क क्या होता है? ट्रिस्मस, क्योंकि मेसेटर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और इस क्वेश्चन में सिम्टम लिखा है प्रोग्रेसिव, डे बाय डे बढ़ रहा है पोस्ट एक्सट्रैक्शन के बाद, तो ये इन्फेक्शन का पैटर्न है। सीटी स्कैन में एयर दिखना, ये गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है जो कि एब्सेस में होता है, सिर्फ एम्फाइसीमा में नहीं, तो यहाँ पे ये ट्रैप है। अब मेसेट्रिक स्पेस इतना डेंजरस क्यों है? मेसेट्रिक स्पेस से स्प्रेड हो सकता है पैराफेरेंजियल स्पेस में, टेम्पोरल स्पेस में और इवन मीडियास्टिनम तक। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इंट्राओरल इंसिजन एंड ड्रेनेज देंगे अलोंग इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस प्लस आईवी एंटीबायोटिक विदाउट डिले। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं कि आखिर वो गलत क्यों है। सबसे पहला ऑप्शन है ड्राई सॉकेट, यहाँ तो ट्रिस्मस और स्वेलिंग और डिस्फेजिया सब है, तो ड्राई सॉकेट तो सिर्फ लोकल पेन होता है, तो कोई स्पेस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ड्राई सॉकेट में, तो क्लियरली ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है सबक्यूटेनस एम्फाइसीमा, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। एम्फाइसीमा इमीडिएट ऑनसेट होता है, ड्रिलिंग या एयर सिरिंज यूज़ के टाइम पे तुरंत पेशेंट को क्रेपिटस फील होता है, क्रैकलिंग सेंसेशन ऑन पैल्पेशन, और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, कुछ दिन में ठीक हो जाती है। इस क्वेश्चन में सिम्टम्स प्रोग्रेसिव है तो एम्फाइसीमा हो ही नहीं सकता। अगर ऑप्शन डी की बात करें फेशियल सेलुलाइटिस, तो वो डिफ्यूज़ होती है, डिफाइंड स्पेस नहीं होता, ट्रिस्मस इसका हॉलमार्क नहीं है, तो मेसेट्रिक एब्सेस में ट्रिस्मस डोमिनेंट फीचर है क्योंकि मेसेटर इन्वॉल्व है, तो ये हमारा के डिफरेंशिएटर है। प्रोग्रेसिव पोस्ट एक्सट्रैक्शन ट्रिस्मस दिखे तो मेसेट्रिक स्पेस एब्सेस हमेशा, ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर मैंडिबुलर ऑस्टियोमाइलिटिस, एनाटमी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंडिबल का पोस्टीरियर बॉडी और एंगल, ये एरिया सबसे ज़्यादा ऑस्टियोमाइलिटिस प्रोन होता है। सबसे पहला रीजन है थिक कॉर्टिकल प्लेट्स हैं, तो वेस्कुलरिटी ज़्यादा इम्पेयर होती है अंदर। सेकंड है पुअर ब्लड सप्लाई कंपेयर टू एंटीरियर रीजन। थर्ड है प्रॉक्सिमिटी टू लोअर थर्ड मोलर, जो कि मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डेंटल इन्फेक्शन है। तो रेडियोलॉजिकल फीचर याद करो इसके, ये नीट एमडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता भी है। अर्ली स्टेज में एक्सरे नॉर्मल दिखेगा, ये एक मेजर ट्रैप है। अर्ली ऑस्टियोमाइलिटिस की डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है। लेट स्टेज में हमें दिखता है माउथ हिडन पैटर्न, इनवॉल्यूक्रम, न्यू बोन फॉर्मिंग अराउंड डेड बोन और सिक्वेस्ट्रम, डेड एवेस्कुलर बोन फ्रेगमेंट जो रिमूव करना पड़ता है हमें। ट्रीटमेंट की बात करें तो लॉन्ग कोर्स एंटीबायोटिक चलेगा 4 to 6 वीक्स, सिक्वेस्ट्रेक्टमी और क्रॉनिक केसेस में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन एडजेंट्स के रूप में देना होता है। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं वो देखते हैं। ए सिम्फाइसिस, एंटीरियर मैंडिबल में ब्लड सप्लाई बेटर होती है, थिनर कॉर्टेक्स होता है, इन्फेक्शन यहाँ इतनी कॉमनली सेटल नहीं होती, ये हमारा लेस कॉमन साइट है। बी कॉन्डाइल, कॉन्डाइल में ऑस्टियोमाइलिटिस बहुत रेयर है, कॉन्डाइलर प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमनली एवेस्कुलर नेक्रोसिस या पोस्ट ट्रॉमेटिक चेंजेस से होते हैं। डी कोरोनॉइड प्रोसेस वेरी रेयरली इन्वॉल्व होता है, कोई सिग्निफिकेंट टूथ इन्फेक्शन प्रॉक्सिमिटी नहीं है कोरोनॉइड के पास। नीट एमडीएस में एज अ डिस्ट्रैक्शन ऑप्शंस दे सकते हैं ये। तो मैंडिबुलर ऑस्टियोमाइलिटिस हमेशा याद रखना पोस्टीरियर बॉडी एंड एंगल में होता है, मैक्सिला में रेयर है क्योंकि ब्लड सप्लाई बेटर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी पेशेंट विथ एक्सपोज नेक्रोटिक बोन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज दिस कंडीशन? तो ये क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी और क्राइटेरिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रोंज मतलब होता है आपका बिस्फॉस्फोनेट रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जो, तो इसका डेफिनेशन देखें तो एक्सपोज्ड नेक्रोटिक बोन फॉर मोर देन 8 वीक्स, पेशेंट बिस्फॉस्फोनेट ले रहा हो और कोई रेडिएशन थेरेपी हिस्ट्री नहीं हो। तो ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर रेडिएशन हिस्ट्री है तो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होगा। ब्रोंज बिल्कुल अलग कंडीशन है। बिस्फॉस्फोनेट क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करते हैं
बोन रिमॉडलिंग स्टॉप हो जाता है, रिपेयर नहीं होता और नेक्रोसिस हो जाता है। अगर बिसफॉस्फोनेट के रिस्क की कंपेयर करें तो आईवी बिसफॉस्फोनेट जैसे कि जोलेट्रॉनिक एसिड कैंसर ट्रीटमेंट में वो बहुत हाई रिस्क होता है। वही ओरल बिसफॉस्फोनेट जो कि एलेंड्रोनेट ऑस्टियोपोरोसिस में हम देते हैं वो लो रिस्क बट रिस्क स्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब वही प्रिवेंशन की बात करें तो ड्रग हॉलीडे 3 मंथ्स बिफोर और आफ्टर एनी इन्वेसिव डेंटल प्रोसीजर और फिजिशियन से कोऑर्डिनेट करो। अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला है ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस। बिल्कुल सेम अपीयरेंस होती है एक्सपोज नेक्रोटिक बोन, बट एक की डिफरेंस है, वो है रेडिएशन थेरेपी हिस्ट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिसफॉस्फोनेट हिस्ट्री है लेकिन रेडिएशन हिस्ट्री नहीं है, तो ये नीट का मोस्ट कॉमन ट्रैप है इस टॉपिक पे। अगर रेडिएशन थेरेपी प्रेजेंट है तो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होगा, अगर रेडिएशन थेरेपी प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा ब्रॉन्ज होगा। ये चीज़ याद रखना है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इस बिसफॉस्फोनेट लिंक की ज़रूरत ही नहीं होती इसमें। डिफरेंट रेडियोलॉजिकल पैटर्न होता है, मोथ हिटन बोन होता है, सिक्वेस्ट्रम प्रेजेंट होता है। इस स्पेसिफिक सिनेरियो में ब्रोंज मोर प्रिसाइज डायग्नोसिस है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राई शॉकेट की। तो सिर्फ फर्स्ट वीक में एक्सपोज्ड बोन प्लस पेन होता है, 8 वीक्स का ड्यूरेशन नहीं होता, नेक्रोसिस नहीं होता, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटी है। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट हिस्ट्री हो, एक्सपोज्ड बोन हो 8 वीक से ज़्यादा, कोई रेडिएशन थेरेपी नहीं है तो वो हमारा ब्रॉन्ज है, ओरल रेडियोनेक्रोसिस नहीं। अगर रेडिएशन है तभी हमारा ओरल रेडियोनेक्रोसिस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच लोकल एनेस्थीसिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सल्फाइट एलर्जी। ये एक सुपर ट्रिकी क्वेश्चन है और एक ब्रिलियंट ट्रैप भी। स्टूडेंट सोचते हैं सल्फाइट एलर्जी मतलब लिग्नोकेन का एलर्जी, गलत। सल्फाइट एलर्जी मतलब एलर्जी टू सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो एक प्रिजर्वेटिव है और ये सिर्फ एड्रेनलिन कंटेनिंग फॉर्मुलेशन में होता है। क्यों? एड्रेनलिन ईजिली ऑक्सीडाइज होती है, इसलिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड किया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव। तो लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन इसमें मेटाबाइसल्फाइड होता है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सल्फाइट एलर्जी में एनाफिलैक्सिस का रिस्क इंक्रीज कर देता है। प्लेन लिग्नोकेन में कोई सल्फाइट नहीं है तो यह कम्प्लीटली सेफ है। वही मीपिवाकेन में भी कोई वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं, कोई सल्फाइट नहीं, तो सेफ। प्लेन बुपिवाकेन में भी सेम, कोई एड्रेनलिन नहीं, तो वो भी सेफ है। एक्स्ट्रा क्लिनिकल पॉइंट के लिए मैं आपको बताती हूँ, अस्थमेटिक पेशेंट में कभी भी सल्फाइट सेंसिटिविटी हमेशा चेक किया करो, क्योंकि अस्थमा पेशेंट में बहुत कॉमनली सल्फाइट सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। तो ऑलवेज आस्क अबाउट सल्फाइट एलर्जी बिफोर गिविंग वैसोकंस्ट्रिक्टर और एलए। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है? प्लेन लिग्नोकेन, इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है वैसोकंस्ट्रिक्टर के लिए, तो क्योंकि कोई वैसोकंस्ट्रिक्टर ही नहीं है तो सल्फाइट एलर्जी में कम्प्लीटली सेफ है। ये सबसे कॉमन रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन में। मीपिवाकेन की बात करें तो प्लेन मीपिवाकेन में कोई एड्रेनलिन नहीं है, कोई सल्फाइट नहीं है, तो ये भी सेफ ऑप्शन है। बुपिवाकेन प्लेन है तो प्लेन फॉर्मुलेशन, कोई वैसोकंस्ट्रिक्टर नहीं, कोई मेटाबाइसल्फाइड नहीं, तो ये भी सेफ है। ट्रैप क्लियर है हमारा। एड्रेनलिन वाला कोई भी फॉर्मुलेशन है वो हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, विच नर्व ब्लॉक आर रिक्वायर्ड। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नर्व सप्लाई याद करो तभी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। तो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की सप्लाई कहाँ है? लेबियल साइड में एएसए नर्व जो कि एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व होता है, जो कि इंफ्राऑर्बिटल नर्व का ब्रांच है। इंफ्राऑर्बिटल ब्लॉक या सिंपल लेबियल इन्फिल्ट्रेशन से भी कवर हो सकता है। पैलेटल साइड में हम बात करें तो नेजोपैलेटाइन नर्व जो कि इंसिसिव फोरामेन से निकलती है, एंटीरियर पैलेट को कवर करती है। तो कंप्लीट एनेस्थीसिया के लिए इंफ्राऑर्बिटल ब्लॉक प्लस नेजोपैलेटाइन ब्लॉक दोनों देना पड़ेगा। अब पैलेटल साइड के नर्व ब्लॉक का रूल याद करो। नेजोपैलेटाइन नर्व हमारा एंटीरियर पैलेट कवर करता है इंसाइजर से कैनाइन तक। ग्रेटर पैलेटाइन नर्व हमारा पोस्टीरियर पैलेट कवर करता है प्रीमोलर्स और मोलर तक। ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट एमडीएस में हमेशा इससे कन्फ्यूजन होता है और पूछा जाता है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है? सबसे पहला इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक प्लस लिंगुअल नर्व ब्लॉक, ये क्लियर लेके ये मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक है नीचे के दांत के लिए, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के लिए कोई काम के नहीं, तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। अब सेकंड ऑप्शन है पीसीए नर्व ब्लॉक मतलब पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, ये सिर्फ ऊपर के मोलर्स को सप्लाई करता है, इंसीजर तक नहीं पहुंचता, तो सिर्फ पीएसए दोगे तो एंटीरियर टीथ एनेस्थाइज नहीं होगा। डी ऑप्शन है हमारा ग्रेटर पैलेटाइन प्लस लेबियल इन्फिल्ट्रेशन। तो लेबियल साइड तो ठीक है कि हम इन्फिल्ट्रेशन कर देते हैं, लेकिन पैलेटल साइड में ग्रेटर पैलेटाइन नर्व रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि ग्रेटर पैलेटाइन पोस्टीरियर पैलेट कवर करता है, एंटीरियर पैलेट नहीं। तो जहाँ सेंट्रल इंसाइजर होता है वो हमारा एंटीरियर पैलेटल कवर करता है नेजोपैलेटाइन नर्व। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो, सेंट्रल इंसाइजर से लेके पूरा कैनाइन तक हमारा नेजोपैलेटाइन और प्री मोलर और मोलर ग्रेटर पैलेटाइन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सर्जन परफोरेट मैक्सिलरी साइनस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन डिटेक्टेड इंट्राऑपरेटिवली, इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा? ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन ये ओरल सर्जरी का इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। अगर इंट्राऑपरेटिवली डिटेक्ट हो मतलब तुरंत क्लोजर करो। रहमान्स फ्लैप मतलब बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इमीडिएट क्लोजर के लिए। बक्कल म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप रेज करो, पेरियोस्टम स्कोर करो सो इट कैन एडवांस। टेंशन फ्री सूचर लगाओ। पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी याद करो, जैसे कि डीकंजेस्टेंट्स, ज़ाइलोमेटाजोलिन नेजल स्प्रे देंगे, अवॉइड नोज ब्लोइंग, प्रेशर से क्लॉट डिस्क्लोज होगा। एंटीबायोटिक्स देना है जैसे कि एमोक्सिसिलिन प्लस मेट्रोनिडाजोल, अवॉइड स्ट्रॉ और स्मोकिंग और सॉफ्ट डाइट। ठीक है। अब ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन का साइज मैटर करता है। अगर स्मॉल है 2 mm से कम तो स्पॉन्टेनियस हीलिंग पॉसिबल है। मीडियम साइज है जैसे कि 2 mm to 6 mm तो प्राइमरी क्लोजर अटेम्प्ट करो। लार्ज साइज है जैसे 6 mm से ज़्यादा तो हमेशा फ्लैप क्लोजर करो। ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लीव ओपन एंड एंटीबायोटिक्स ओनली, कंप्लीटली रॉन्ग ऑप्शन है। ओपन ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन मतलब परसिस्टेंट साइनोसाइटिस हो जाएगी, फूड नाक में जाएगा, क्रॉनिक फिस्टुला बन जाएगी। एंटीबायोटिक्स अलोन काफ़ी नहीं है तो इमीडिएट क्लोजर करना चाहिए अगर आपका ऑपरेटिवली डिटेक्ट हो रहा है तो। थर्ड ऑप्शन है BIPP पैक मतलब बिस्मथ आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट, ये नेजल पैकिंग के लिए यूज़ होती है ENT में। ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन सर्जिकल क्लोजर के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। गलत मटेरियल, गलत इंडिकेशन। अब ऑप्शन नंबर डी है रेफर टू ENT इमीडिएटली। ENT इन्वॉल्वमेंट क्रॉनिक या कॉम्प्लेक्स ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन में होती है। प्राइमरी क्लोजर करना ओरल सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी रेफरल करेक्ट अप्रोच नहीं है। तो इमीडिएट डिटेक्शन अगर है तो इमीडिएट रहमान फ्लैप करो, ये गोल्ड स्टैंडर्ड याद रखना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बेस्ट पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंडिबुलर टीथ। पोजीशनिंग क्वेश्चन सिंपल लगते हैं बट कंफ्यूज भी करते हैं। मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शन के लिए पेशेंट फुल्ली अपराइट होना चाहिए, माउथ एट एल्बो लेवल ऑफ स्टैंडिंग ऑपरेटर। जब माउथ ओपन हो मैंडिबुलर ओक्लूजल प्लेन पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए। अब अपराइट क्यों होना चाहिए? मैंडिबल पे डाउनवर्ड फोर्स लगाना होता है। अगर पेशेंट रिक्लाइंड हो तो फोर्स डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, प्लस ऑपरेटर का पोस्चर भी कंफर्टेबल रहेगा। लॉन्ग प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। ठीक है। हम मैक्सिलरी से कंपेयर करें तो पेशेंट सेमी रिक्लाइंड होता है मैक्सिलरी के केस में 45 डिग्री चेयर बैक डाउन, मैक्सिलरी ऑक्लूजल प्लेन एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल रूल याद रखो, मैक्सिलरी मतलब रिक्लाइंड, मैंडिबुलर मतलब अपराइट। ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ए है सुपाइन हेड टिल्टेड बैक, ये मैक्सिलरी टिल्ट के लिए हो सकता है कुछ सिचुएशन में, मैंडिबुलर के लिए नहीं। सुपाइन पोजीशन में मैंडिबुलर पे प्रॉपर फोर्स डायरेक्शन मेंटेन करना मुश्किल होता है। बी ऑप्शन की बात करें सेमी सुपाइन ऑक्लूजल प्लेन पैरेलल टू द फ्लोर, ये डिस्ट्रैक्टर है। ऑक्लूजल प्लेन पैरेलल पार्ट सही है लेकिन सेमी सुपाइन इनकरेक्ट है। मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शन के लिए अपराइट पोजीशन ही चाहिए, सेमी सुपाइन नहीं। ऑप्शन डी है ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, ये मेडिकल इमरजेंसी में यूज होता है जैसे सिंकोप, शॉक, कार्डिक इवेंट्स। पेशेंट सुपाइन विथ लेग्स एलिवेटेड, रूटीन एक्सट्रैक्शन में कभी यूज नहीं करते तो क्लियरली ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमेशा याद रखो मैक्सिलरी सेमी सुपाइन, मैंडिबुलर अपराइट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैक्सिलरी कैनाइन डिस्प्लेस्ड इनटू इंफ्राटेम्पोरल फोसा ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये एक डिजास्टर सिनारियो है और सही मैनेजमेंट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में टूथ चला गया, ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ इंपॉर्टेंट टेरिगोइड मसल्स हैं, मैक्सिलरी आर्टरी है, मैंडिबुलर नर्व है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है? ब्लाइंडली प्रॉब मत करो विद इंस्ट्रूमेंट्स, टूथ और डीप चला जाएगा और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। ब्लीडिंग और नर्व इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब क्या करना है? सबसे पहला ब्लीडिंग कंट्रोल करो। सेकेंड ऑप्शन है वुंड को पैक करो और कवर करो। थर्ड है आपका CT या CBCT करवाओ फॉर एग्जैक्ट लोकलाइजेशन। फोर्थ है आपका सर्जिकल रिट्रीवल प्लान करो अंडर GA, प्रॉपर एक्सेस, प्रॉपर इन्वायरमेंट में। ठीक है। अब इस केस में आपको मेडिकल लीगल एंगल भी लेकर चलना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट सब कुछ करो, जैसे पेशेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करो, रिटेन कॉन्सेंट लो डिलेड रिट्राइवल के लिए। ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ए है ब्लाइंडली प्रॉब विद फोर्सेप, सबसे डेंजरस है ये। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में मैक्सिलरी आर्टरी है, प्रोब करने से मैसिव हेमरेज हो सकता है, नर्व डैमेज भी हो सकता है और ये कभी नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन है लीव इट विल रिजॉर्ब, टीथ कभी रिजॉर्ब नहीं होता सॉफ्ट टिश्यू में। ठीक है। वो माइग्रेट करती रहती है, इन्फेक्शन कॉज करती है, एब्सेस बनता है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर कंप्रेस करता है। लीविंग इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अब डी ऑप्शन है मागिल्स फोर्सेप इमीडिएटली।
मागिल्स फोर्सेप्स एयरवे मैनेजमेंट के लिए होती है, फॉरेन बॉडी को रिमूवल फ्रॉम एयरवे में। सर्जिकल फील्ड टिश्यू रिट्राइवल के लिए ये टूल नहीं है, प्लस इमीडिएटली विदाउट लोकलाइजेशन डेंजरस अप्रोच है। तो इसमें करना क्या है, स्टॉप, लोकलाइज, प्लान, रिट्राइव अंडर GA, ये प्रोटोकॉल है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सूचर मटेरियल फॉर इंट्राओरल यूज आफ्टर थर्ड मोलर। सूचर मटेरियल का चॉइस ये हर सर्जिकल MCQ में इंपॉर्टेंट है। इंट्राओरल सूचर के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या पॉलीग्लैक्टिन 9-10 सबसे प्रेफर्ड है। क्यों? क्योंकि ये रिजॉर्बेबल होता है, हाइड्रोलाइसिस से 60 to 90 डेज में डिजॉल्व होती है, पेशेंट को रिमूवल के लिए आना नहीं पड़ता, मिनिमल टिश्यू रिएक्शन है इसका, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ है इनिशियली और ईजी हैंडलिंग है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एट्रोमेटिक नीडल प्री स्टिच होती है इसमें, तो इसकी वजह से ये लेस टिश्यू ट्रॉमा ड्यूरिंग प्लेसमेंट। क्रोमिक कैटगट की बात करें तो वो भी रिजॉर्बेबल होता है, लेकिन वो मोर टिश्यू रिएक्शन होती है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, इसलिए वो लेस प्रेफर्ड है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्यों नहीं है। सबसे पहला ब्लैक सिल्क नॉन रिजॉर्बेबल है और ब्रेडेड स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया हार्बर करता है, तो इस वजह से सूचर में साइनस बन सकता है, वीकिंग इफेक्ट से इन्फेक्शन हो सकता है। इसी वजह से इंट्राओरल यूज़ में नाउएडेज अवॉइड करते हैं, इसको यूज़ करने से पोस्ट ऑपी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर C क्यों नहीं है, नाइलन जो होता है वो नॉन रिजॉर्बेबल है, मिनिमल रिएक्शन है लेकिन स्टिफ होती है, फेशियल स्किन क्लोजर के लिए बेटर है, इंट्राओरल यूज़ इसका भी लिमिटेड है, मोनोफिलामेंट होने की वजह से हैंडलिंग मुश्किल भी होती है और पेशेंट डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील वायर। ये ऑर्थोपेडिक और मैक्सिलोफेशियल बोन फिक्सेशन के लिए होता है, जैसे कि जॉ फ्रैक्चर, इंटरनल फिक्सेशन, तो सॉफ्ट टिश्यू इंट्राओरल क्लोजर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पेशेंट हैज़ क्लिकिंग साउंड एंड प्री ऑरिकुलर पेन 6 months आफ्टर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल नीट लेवल का ट्रैप है। ऑप्शंस में एंकाइलोसिस और TMJ इंटरनल रीअरेंजमेंट दोनों होंगे और कंफ्यूज भी करेंगे, ठीक है। तो की डिफरेंशिएटर हमारा क्या है इसमें, क्लिकिंग साउंड विथ माउथ ओपनिंग, ये डिस्क डिस्प्लेसमेंट विथ रिडक्शन है। डिस्क एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड होती है, जब ओपन करते हैं डिस्क रिकैप्चर करता है और क्लिक आता है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक क्यों होता है ये, कॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बाद हमारा हिमोथ्रोसिस होता है, ब्लड जॉइंट में कलेक्ट होता है, फाइब्रोसिस और डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो इसका मैनेजमेंट क्या है, अब सॉफ्ट डाइट, एनसेड, ऑक्लूजल स्प्लिंट, फिजियोथेरेपी। सर्जरी में क्या क्या है, आर्थ्रोस्कोपी या आर्थ्रोप्लास्टी इफ़ कंजर्वेटिव मेजर फेल्स, ठीक है। अब एक और पॉइंट याद रखना है, जो कि चिल्ड्रन में अगर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है प्लस अनट्रीटेड हिमार्थ्रोसिस है तो एंकाइलोसिस डेवलप होता है, ठीक है, लेकिन ये एक डिफरेंट सिनारियो है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए है एंकाइलोसिस, यहाँ ट्रैप है, एंकाइलोसिस में कोई क्लिकिंग नहीं होती, कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, जैसे कि ट्रिस्मस भी होता है, मुंह खुलता ही नहीं या बहुत कम खुलता है, फाइब्रस या बोनी फ्यूजन हो जाती है। इस पेशेंट में क्लिकिंग साउंड के साथ साथ मूवमेंट प्रेजेंट है, तो एंकाइलोसिस हमारा ऑप्शन आउट हो गया, ठीक है। सी कॉन्डाइलर ऑस्टियोमाइलिटिस, फीवर, स्वेलिंग, सिस्टमिक साइंस होंगे इसमें, रेयर कंडीशन है, पोस्ट फ्रैक्चर टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं है ये, ठीक है। क्लिकिंग और प्री ऑरिकुलर पेन से मैच नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी हमारा आउट हो गया। अब डी देखते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ कॉन्डाइल, ये एक प्रोग्रेसिव पेन और एक्सरे पे कॉन्डाइलर कोलैप्स दिखेगा, तो कोई क्लिकिंग साउंड नहीं होगा और इसका क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल पिक्चर एकदम अलग है, ठीक है। तो अब क्लिकिंग साउंड और मूवमेंट है तो हमारा इंटरनल रीअरेंजमेंट होगा, कोई मूवमेंट नहीं है तो एंकाइलोसिस होगा, तो ये डिफरेंस नीट में ज़रूर याद रखना। तो ये हमारा सारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए ओरल सर्जरी के क्लिनिकल बेस्ड। तो डेंट राष्ट्रीय की तरफ से कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग और नीट MDS क्रैक करो, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऐसे वीडियो चाहिए क्लिनिकल बेस्ड तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।